हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट यानी कि भूगोल विषय का पहला चैप्टर के प्रश्नों के समाधान की दूसरी क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम आपको पहली क्लास में 1 से 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया था और आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 7 से सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्योंकि हमारे सामने मंजिल थोड़ी कठिन है, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी ज़रूर मारूंगा। और हम सभी भाइयों को ऐसे ही तथ्यों की तलाश है जिससे हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें, क्योंकि हमें उनकी फ़िक्र को फ़क्र में जो बदलना है। तो चलिए आगाज़ करते हैं और देखते हैं क्या है ख़ास। भाइयों, ये जो हमारी क्लास है यह एमपी बोर्ड क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय की चैप्टर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिएगा कि आखिर आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले महत्वपूर्ण संदेश आप सबके लिए। उम्मीदों की कश्ती को बोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। रहते हैं जो दिल में कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, वो लोग ज़िंदगी में कुछ खोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उम्मीद पर तो पूरी दुनिया टिकी है, क्योंकि इंसानों की तरक्की उसके उम्मीदों व सपनों पर निर्भर है। इसलिए अगर मंजिल दूर है तो हमें थक कर हार कर बैठना नहीं चाहिए। हमें मंजिल की तलाश में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हार व जीत का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम इस टॉपिक पर बचे हुए कुछ प्रश्नों को डिफ़ाइन करूंगा। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 6 तक जो है तो बता दिया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बताना शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारी इस पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले वाली वीडियो को देख लें। हालांकि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, जहां से आप उस पहली वाली क्लास को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न 7 इस प्रकार से है। उद्योगों की जो है तो व्याख्या करें। वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग वन बड़ी संख्या में जो है तो छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। जैसे वन आधारित उद्योग यदि कि जैसे जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों, उनसे जो आधारित उद्योग होते हैं, उन पर जो आधारित होते हैं। क्योंकि उद्योग कोई भी हो दोस्तों, उसको कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, और वो कच्चा माल जो है तो वह पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, वनों से प्राप्त करते हैं। तो उन पर आधारित उद्योग जो उद्योगों के लिए आवश्यक है, जैसे कि जो है तो लाख, चर्म शोधन, ठीक है, सामग्री और गोंद, शहद, कत्था, मोम, राल, बांस, औषधीय जड़ी बूटियां, सींग, जानवरों की खाल आदि, ये जो है तो वन आधारित उद्योग है, क्योंकि जानवर भी वनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन पर जो है तो इस प्रकार के जो है तो उद्योग आधारित हैं। वन बुनियादी उद्योगों के लिए सामग्री प्रदान करते हैं, यानी कि लकड़ी, कागज, माचिस, लाख, चमड़ा, तेल, हर्बल दवाओं जैसे कई उद्योगों के लिए उपयोगी कच्चा माल हमें वनों से ही प्राप्त होता है। लघु वनों से विकसित उद्योग जैसे कि तेंदुपत्ता, बेंत, शहद, मोम आदि, ये सारी चीज़ें जो है तो हमें वन से प्राप्त होती हैं, और इन्हीं चीज़ों से जो निर्भर होते हैं दोस्तों, उसी को वन आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 है कि वन जलवायु को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, वन यानी कि जंगल, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे जो है तो उपस्थित होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं और काफ़ी सघन मात्रा में जो है तो लगे होते हैं, उसी को जो है तो वन बोलेंगे या जंगल बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पर जो है तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों जो है तो उपस्थित होते हैं, उसी को वन या जंगल बोला जाता है दोस्तों।
ठीक है। और वहाँ पे अगर हम जलवायु की बात करें तो दोस्तों जलवायु में जो है तो क्षणिक परिवर्तन नहीं होता है, यह कुछ लंबे समय में जो परिवर्तन होता है मौसम में उसको जलवायु बोलते हैं। ठीक है। जैसे 2 महीने 3 महीने में जब जो है तो मौसम बदलता है, जैसे ठंडी का मौसम हो गया, गर्मी का मौसम हो गया। ठीक है। तो जैसे ठंडी से गर्मी हो जाना और गर्मी से ठंडी हो जाना उसी को जो है तो जलवायु बोलते हैं। बट अगर मौसम की बात करें दोस्तों तो मौसम हमेशा बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है। ठीक है। तो मौसम जो है तो क्षणिक परिवर्तनशील होता है, जबकि जलवायु जो है तो दीर्घकालीन जो है तो परिवर्तनशील होती है। किसी भी देश की तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वन जलवायु को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, तो किसी भी देश के लिए उचित पारिस्थितिकी संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है दोस्तों, जिसमें जो है तो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वह एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं और एक दूसरे से किस प्रकार पारस्परिक क्रिया करते हैं, वही पारिस्थितिकी संतुलन कहलाता है दोस्तों। ठीक है। जैसे जो है तो सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो है तो निर्भर हैं। ठीक है। अपने भोजन के लिए वह निर्भर हैं। जैसे घास पर जो है तो चूहा और जो है तो खरगोश निर्भर है, और चूहा और खरगोश पर जो है तो सर्प और शेर निर्भर है। उसी प्रकार से सर्प और शेर पर जो है तो और भी कई जानवर निर्भर हैं। ठीक है। और जो पेड़ पौधे हैं वो बाज पर निर्भर है, क्योंकि बाज मरती है जो ऊपर उड़ती है, बाज मरेगी और मरने के बाद उसका जो है तो धरती पर गिरेगी, जिससे वह खाद का निर्माण करेगी, किसके लिए, पेड़ों के लिए। तो इस प्रकार से यह सब एक दूसरे से किस प्रकार निर्भर हैं, वही जो है उनकी निर्भरता ही जो है तो पारस्परिक संतुलन कहलाती है। ठीक है। तो किसी भी देश की जो है तो उचित पारिस्थितिकी संतुलन का होना आवश्यक है। इसलिए किसी भी देश का कम से कम 1/3 भूमि वनों से आच्छादित होना चाहिए। आच्छादित का मतलब वनों से घिरा होना चाहिए, इतने क्षेत्र पर जो है तो वन होना चाहिए किसी भी देश के विकास में। अगर 1/3 वन नहीं है तो वह देश का जो है तो पारिस्थितिकी संतुलन जो है तो बिगड़ा रहेगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की के अवशोषण के लिए जंगल के अंतर्गत बड़ा क्षेत्र होना आवश्यक है, जिसके संचय से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने की संभावना है। यह प्रभाव वैश्विक स्तर पर तापमान के सामान्य वृद्धि को जन्म दे सकता है और अंततः दुनिया के बर्फीले क्षेत्रों को पिघला सकता है। ठीक है। अगर वहाँ पे जो है तो पारिस्थितिकी तंत्र अगर संतुलन सही नहीं है, जैसे कि वायुमंडल में भी जो है तो पारिस्थितिकी संतुलन होता है। जैसे कि सबसे पहले जो है तो क्या होता है, वाष्पीकरण पहले गर्मी होती है, फिर उसके बाद वाष्पीकरण होता है, और फिर वाष्पीकरण होने के बाद फिर वह जल का संघनन होता है और फिर बारिश होती है। ठीक है। तो यह सारी चीज़ें जो है तो एक दूसरे से किस प्रकार निर्भर हैं। ठीक है। अगर यह निर्भरता नहीं रही तो संतुलन क्या है, बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो है तो दुनिया के जो है तो निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनके जान माल को भारी नुकसान होगा। इस प्रकार मनुष्य द्वारा लगाई गई इन प्राकृतिक आपदाओं से जंगल लुप्त हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम जो है तो देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि दिसंबर 1988 की वन नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। वन नीति, नीति का मतलब होता है दोस्तों योजनाएं, और वन का मतलब है जंगल। जंगल के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई थी 1988 में, उस चीज़ों को हमें देखना है कि उनकी क्या विशेषता थी। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहली देख लेते हैं, बड़े पैमाने पर वनीकरण। वनीकरण, करण का मतलब दोस्तों होता है विकास से, उसका करण का मतलब है उसके जो है तो बढ़ जाने से, उसमें वृद्धि हो जाने से। ठीक है। जैसे शहरीकरण यानी शहर का बढ़ जाना। ठीक है। वनीकरण यानी वनों का बढ़ जाना, और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वन वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि। ठीक है। मतलब जो वन लगाए गए हैं उनका जो है तो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वन लगाए जाने चाहिए। ठीक है। उसकी विशेषता थी वन नीति की कि यह कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वन लगाए जाने चाहिए, वनों का विस्तार होना चाहिए, और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वन लगाया जाना चाहिए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम दोस्तों हमने कल की वीडियो में बताया था कि इसका मतलब होता है दोस्तों कि पेड़ों को सड़कों, रोडों व जो सड़कों के किनारे, रेल लाइनों के किनारे, नहरों, नदियों के किनारे जो है तो भारी मात्रा में पेड़ लगाए जाना चाहिए। ठीक है। वही है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम।
ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं 1988 की वन नीति की जो दूसरी विशेषता है, आदिवासी और ग्रामीण आबादी के लिए ईंधन, लकड़ी, चारा, लघु वन उपज और इमारती लकड़ी आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, मतलब जो आदिवासी समूह के जो लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो है तो इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, इमारती लकड़ी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इस नीति के तहत यह कहा गया था। ठीक है, और तीसरी जो हमारी विशेषता है वन नीति की, तो यह थी कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता में वृद्धि करनी चाहिए। राष्ट्र की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता में वृद्धि करनी चाहिए। और चौथी जो विशेषता है, वन उपज को कुशल उपयोग। ठीक है, मतलब जो वन की जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनका जो है तो हम कुशलता पूर्वक उनका उपयोग करें, उनका हम दुरुपयोग ना करें। जितना हमको ज़रूरत है हम उतना ही जो है तो उसका उपयोग करें। लकड़ी के इष्टतम प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित मिलना चाहिए। ठीक है, पांचवा है जो है तो वन नीति की जो पांचवी विशेषता है, वह उद्देश्यों को प्राप्त करने और मौजूद जंगलों पर दबाव को कम करने के लिए महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ बड़े पैमाने पर जन आंदोलन कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो इस प्रकार से है कि सामाजिक वानिकी योजना क्या है। सामाजिक वानिकी योजना यानी कि जो है तो सरकार एवं गैर सरकार, ठीक है, अर्थ सरकार एवं गैर सरकार, ठीक है, संस्था की सहायता से वृक्षारोपण के प्रति जागरूक की योजना है कि वृक्षों को जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो वृक्षों की रोपाई हो। रेल लाइनों के किनारे, सड़कों के किनारे, इसके लिए जो है तो स्कूल व कॉलेज के बच्चों को भी जो है तो प्रोत्साहित किया जाता है, उनसे भी जो है तो पेड़ लगवाए जाते हैं। यह नारा है कि प्रत्येक बच्चे के लिए एक पेड़, जो इस प्रकार की परिस्थिति की योजना को लागू करने के लिए एक गंभीर उपाय है। वृक्षारोपण की यह योजना विश्व बैंक की सहयोग से शुरू की गई थी। ठीक है, सामाजिक वानिकी योजना जो है तो ये कहाँ से शुरू की गई थी? विश्व बैंक के सहयोग से, क्योंकि वहाँ से जो है तो आर्थिक धन प्राप्त करने के बाद ही जो है तो पेड़ लगवाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि मिट्टी क्या है। ठीक है, यानी मृदा क्या है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी व उनकी विशेषताओं तथा वितरण का वर्णन करना है। ठीक है, मिट्टी क्या है? तो जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे जो है तो हमारे उद्योग लगे हुए हैं, कारखाने लगे हुए हैं, स्कूल कॉलेज खुली हुई हैं, वही जो है तो क्या है? मिट्टी है। मिट्टी का जो है तो कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कृषि फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे जो है तो हम विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा भरण पोषण होता है। तो इस प्रकार से जो है तो मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है। ठीक है, और इतनी महत्वपूर्ण होती है। पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी परत जो खेती के लिए उपयोगी होती है तथा कृषि मूल संसाधन है, जो मिट्टी कहलाती है। कृषि का मूल संसाधन, संसाधन क्या होता है दोस्तों? संसाधन कोई एक वस्तु होती है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे मिट्टी भी क्या है? एक संसाधन है। यह निर्जीव संसाधन है, परंतु फिर भी हमारी कहीं न कहीं आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। भारत की जो है तो प्रमुख मिट्टी, क्योंकि हमारे को जो है तो दूसरा हमें क्या मिला है क्वेश्चन की विभिन्न प्रकार की मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, ये जो है तो प्रमुख जो है तो मिट्टियां हैं, जिसमें हम जो है तो जलोढ़ मिट्टी को देख लेते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का समूह बनाती है जलोढ़ मिट्टी, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई भी जाती है जलोढ़ मिट्टी। यह देश के कृषि उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान इसी मिट्टी का रहता है, क्योंकि यह मिट्टी लगभग पूरे भारत में ही पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी का क्षेत्र आपको सबसे ज़्यादा जो है तो 43.7% जो है तो देखने को मिलेगा संपूर्ण भारत में। कितने परसेंट पर है? 43, लगभग 50%। कुल मिलाकर कहा जाए तो 50%, मतलब आधे भारत देश में यही मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है तो हमने क्षेत्र देख लिया, इसकी संरचना देख लेते हैं कि इसका बनावट कैसी, ये कैसे बनी है। ठीक है, तो यह नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी है। नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी कैसे दोस्तों? जैसे कि मान लेते हैं कि नदियों के द्वारा जो है तो मिट्टियों को काट करके बहा कर लाया जाता है।
तो जो बहाकर जो है तो लाया जाता है, जिसको हर वर्ष जमा किया जाता है जहाँ पे वहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी बनती है। और जहाँ पे 4 से 5 साल बाद केवल एक ही बार जो है तो मिट्टी की परत चढ़ पाती है, उसे जो है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति बनती है तब वहाँ पे वह मिट्टी की परत पहुंच पाती है। तो 4 या 5 साल में एक बार बाढ़ की स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसको नाम दिया जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी मतलब हर वर्ष वहाँ पे नदियों के द्वारा मिट्टी की परत चढ़ा दी जाए, वही जो है तो नई जलोढ़ मिट्टी है। और हर वर्ष जहाँ मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। और जहाँ पे जो है तो 5 साल में केवल एक बार जो है तो मिट्टी की परत चढ़ती है उसे बांगर कहते हैं। बांगर यानी कि जो है तो नाम से ही पता चल रहा है कि बांगर यानी बंजर मिट्टी। ठीक है, तो इन मिट्टी में जो है तो मिट्टी के महीन कण होते हैं जिन्हें जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ यानी जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जमाव की अवधि के आधार पर मिट्टी को नई और पुरानी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है तो ये जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना पत्थर की पर्याप्त मात्रा होती है। क्योंकि सभी नदी बेसिन आमतौर पर जलोढ़ मिट्टी होती है और यह भारत की आधी से अधिक आबादी का समर्थन करती है। ठीक है, उसके बाद हम जो है तो दूसरा देख लेते हैं काली मिट्टी। ठीक है, हमारी जो दूसरी मिट्टी है वो है काली मिट्टी। यह मिट्टी काले रंग की होती है, कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है काली मिट्टी। इसका क्षेत्र आपको जो है तो भारत में कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो दक्कन जाल में फैली हुई है और लावा प्रवाह से बनी है, लावा के प्रवाह से बनी है। ठीक है, लावा के बहने से बनी है यह काली मिट्टी। लावा क्या होता है दोस्तों, जैसे पृथ्वी का जो मेंटल परत होता है वहाँ पे पूरा गाढ़ा पदार्थ भरा होता है। ठीक है, और पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है वह पर जो है तो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। वह रेडियो एक्टिव तत्व जो है तो पृथ्वी के मेंटल परत में भरे हुए गाढ़े पदार्थ को इतना ज़्यादा मात्रा में हीट कर देते हैं कि वही पदार्थ जो है तो पृथ्वी की कमज़ोर चट्टानों को जो है तो तोड़कर ऊपर आता है। ठीक है, और जब वह ऊपर आता है तो उसको लावा कहते हैं और मैग्मा कहते हैं। और जब वह मैग्मा जो है तो क्या होता है, ठंडा रूप ले लेता है, उसको लावा कहते हैं। तो लावा लावा यानी कोई एक चट्टान बन गई ऊपर आने के बाद, तो जब लावा का घिसाव होता है तब जाकर जो है तो यह मिट्टी का निर्माण होता है। यह आपको महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, दक्षिण मध्य प्रदेश के पठारों में को जो है में आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद जो है तो वह गोदावरी, कृष्णा की घाटी और दक्षिण पूर्व में फैली हुई है यह मिट्टी। ठीक है, इसकी संरचना कैसे हुई है, तो यह रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास, चूना होता है। इसमें आमतौर पर फास्फोरिक सामग्री कम होती है। अपनी चिपचिपी विशेषताओं के लिए जानी जाने के कारण यह अत्यंत महीन मिट्टी और सामग्री से बिना मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब महीन मिट्टी सामग्री से जो बनी है, ठीक है, उसी को काली मिट्टी कहा जाता है। इसकी उर्वरता की अगर बात करें तो कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्हें कभी कभी कपास मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो देख लेते हैं जो भारत की तीसरी मिट्टी है। यह मिट्टी जो है तो खनिजों से भरपूर क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से। ठीक है, इसका क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय, यह जो है तो प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, जो यह मिट्टी है लाल मिट्टी है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, तथा लाल और पीले रंग की मिट्टी से ढका हुआ है। दक्षिणी भाग जो है भारत का वह लाल और पीले रंग की मिट्टियों से ढका हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी छोटा नागपुर के पठार, उड़ीसा, मध्य पूर्वी प्रदेश और तेलंगाना, नीलगिरीज और तमिलनाडु पठार में देखी जा सकती है। यह मिट्टी के क्षेत्र महाराष्ट्र के कोंकण तट के साथ पश्चिम में उत्तर की ओर भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तो हम देख लेते हैं संरचना। लाल मिट्टी की जो संरचना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, लाल मिट्टी की हम संरचना को देख लेते हैं। ठीक है, लाल मिट्टी गहरे अवसादों और ऊपरी इलाकों में दोमट होती है, उनमें लूज ग्रोव, ठीक है, होते हैं। ठीक है, यह कहाँ पाई जाती, इसकी संरचना कैसे हुई है, गहरे अवसादों और ऊपरी इलाकों में। ठीक है,
प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी इलाकों में और गहरे अवसादों में इस तरह की मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें जो है तो कार्बनिक पदार्थ, फास्फोरिक एसिड और मोटे पदार्थ सम्मिलित होते हैं तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं होते हैं। उसके बाद इस मिट्टी की जो है तो लाल मिट्टी की हम उर्वरता देख लेते हैं। चूँकि यह दोमट मिट्टी होती है, मोटे पदार्थ से बनी होती है, इसलिए ये जो है तो उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं चौथी मिट्टी। लैटराइट मिट्टी भारी उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। ठीक है, और यह जो है तो आपको जो है तो लैटराइट मिट्टी जो है तो कहाँ देखने को मिलेगी। लैटराइट मिट्टी के जो है तो क्षेत्र देख लेते हैं। तो लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र क्या है, तो बहुत भारी वर्षा वाले पश्चिमी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। पूर्व में पठार के किनारे टुकड़ों में भी पाई जाती हैं, जो तमिलनाडु, उड़ीसा के छोटे हिस्सों, छोटा नागपुर के पठार और मेघालय के हिस्सों में पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। इसकी संरचना कैसे हुई है, तो लैटराइट मिट्टी जो है तो वह भारी उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण बनी है, तीव्र निक्षालन के कारण बनी है। भारी उष्णकटिबंधीय वर्षा, उष्ण का मतलब है गर्म और कटिबंध का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्र, यानी गर्म क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जो है तो इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसकी उर्वरता की अगर हम बात करें लैटराइट मिट्टी की, तो यह मिट्टी जो है तो हमेशा खराब होती है। ठीक है, इसमें कोई उपज नहीं होती है, केवल चारागाह और झाड़ीदार जंगलों का ही निर्माण होता है इस मिट्टी में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन देख लेते हैं। मृदा अपर्दन का मतलब होता है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी, चाहे वह जल के माध्यम से या वायु के माध्यम से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी वस्तु का परिवहन होना ही जो है तो अपर्दन कहलाता है दोस्तों। मृदा अपर्दन का प्रमुख कारण और उसके संरक्षण के उपाय क्या हैं, पहले हम देख लेते हैं अपर्दन क्या है। अपर्दन का अर्थ है पानी अथवा अन्य एजेंटों की कार्रवाई से मिट्टी को उसके जो है तो पिछले स्थान से ढीला करना और हटाना। भारत में कई स्थानों पर मृदा अपर्दन एक गंभीर खतरा है। किस हद तक क्षरण होने की संभावना है, यह स्थिति अलग अलग होगी, लेकिन किसी भी बिंदु पर इसकी घटना निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, जैसे जो है तो इसका जो अपर्दन होता है, जैसे विन्यास और विशेष रूप से भूमि का ढलान होने से उसका अपर्दन होता है। मिट्टी की विश्वसनीयता, वर्षा की मात्रा, वितरण एवं तीव्रता भी जो है तो उसके जो है तो अपर्दन को प्रभावित करती है। तो सब्जी का आवरण, पशुपालन, मृदा प्रबंधन की व्यवस्था। ठीक है, और मृदा अपर्दन का जो कारण है वो क्या है, तो वनों की कटाई। जितना ज़्यादा मात्रा में हम वनों को काटेंगे, क्योंकि वन क्या होते हैं कि मृदा के अपर्दन को रोकते हैं। अगर वन नहीं है तो उसका अपर्दन होगा ही होगा उस जगह का। चराई, बहुत सारे पशु जो है तो क्या होते हैं कि जब जो है तो पशुचारण होता है वहाँ पे, तो पशु जो है तो घास को पकड़ के जो है तो अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से उसकी जड़ें हिल जाती हैं और वहाँ पे जो भी कुछ मिट्टी है, बारिश होने के बाद वह मिट्टी वहाँ से जो है तो उसका परिवहन हो जाता है। तो मृदा अपर्दन का जो है तो एक महत्वपूर्ण कारक है चराई, वनों की कटाई, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होता है दोस्तों, जैसे एक स्थान पर जो है तो वनों को काट करके किसान क्या करते हैं, आग वगैरह लगाकर उसको साफ करते हैं, फिर वहाँ पे कृषि करते हैं। एक सीजन की कृषि फसल लेने के बाद वहाँ से वह जो है तो दूसरी जगह के लिए पलायन कर जाते हैं, मतलब दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह जाकर वहाँ फिर से जो है तो वनों को काटते हैं और आग वगैरह लगाकर जगह को साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद वहाँ पे खेती करते हैं और फिर वहाँ से फिर तीसरी जगह चले जाते हैं। तो यही है स्थानांतरित कृषि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करना ही स्थानांतरीय कृषि है। तो यह भी मृदा अपर्दन का कारण है। ठीक है, हवा का कटाव, हवा जो है तो तीव्र गति से अगर चलेगी तो मृदा का अपर्दन होगा ही। ठीक है, गैर वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ढाल वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे अगर आप तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से, तो मृदा का कटाव होगा। ठीक है, और मृदा वहाँ से जो है तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवहन होगी। ठीक है, और इस प्रकार से जो है तो ये मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण थे। ठीक है,
मृदा का संरक्षण क्यों जरूरी है? लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है, इसीलिए मृदा का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन हमारे पास जो मृदा है वो तो उतनी ही है, उसमें हमको कृषि भी करना है, उसमें हमको जो है तो आवास स्थान भी बनाना है, इसलिए जो है तो मृदा के संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। मृदा का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मृदा संरक्षण की विभिन्न विधियाँ इस प्रकार से हैं। ठीक है, अपरदन के जो है तो कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा के अपरदन को जो है तो सबसे पहले है कि समोचित खेती करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है तो खेतों में मेड़ बनाकर जो है तो रोका जा सकता है। खेतों पे अगर हम मेड़ बना देंगे तो मृदा का अपरदन नहीं होगा। ठीक है, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है तो हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए, जिससे वह हवा के वेग को रोकते हैं और मृदा का अपरदन कम हो जाता है। ठीक है, और वृक्षारोपण करके, ठीक है, नियंत्रित चराई और जो चारागाह वाला जो स्थान है जहाँ पे पशुओं को चराए जाते हैं तो उस पर भी नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, पहाड़ी ढलानों पर बहते हुए जल को एकत्रित करना चाहिए। ठीक है, तथा चारागाह भूमि का विकास करना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह भूमि का विकास करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।